तो भाई जैसे कि मैंने बताया था, आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होगा जो 1 साल का बनता है इंडिया में। ये वाला वाइट सा जो आप बुक देख रहे हो ना, तो इन्होंने कुछ रूल्स वूल समझा दिया भाई। गाड़ी अपनी जस्ट यही खड़ी है, खिड़की के बाहर जो आप देख रहे हो यही वाली गाड़ी है। तो ये है भाई अपनी गाड़ी 2573, जिसमें मैं अगले कुछ दिन जापान रोड ट्रिप करने वाला हूँ। हैंड ब्रेक, ओ यहाँ पे हैंड ब्रेक You want to go? Up. You want to parking? हाँ ओके ओके या तो ऑटोमेटिक गाड़ी है बट हैंड ब्रेक वहाँ है भाई, पहली बार देखा मैंने। तो यहाँ पे ना बेसिकली ये ईटीसी कार्ड होता है और ये ईटीसी डिवाइस लगा हुआ है इसमें। तो ये दोनों मैंने अलग से रेंट करे हैं। मोल भाई स्कॉर्पियन को धोखा मत दो, आपने उसके साथ बाकी कंट्रीज करी है तो ये कंट्री भी जापान भी स्कॉर्पियन से करो। तो उसके पीछे एक बड़ा ही वैलिड रीजन है। देख रहे हो कितने बादल ही बादल भाई, बिल्कुल रोड लेवल पे आ गए हैं। अब ये देखो, ये जो ईटीसी लिखा हुआ है ना पर्पल कलर का, तो बेसिकली इस वाले में से गाड़ी निकालनी होती है और बैरिकेड लगा ही नहीं रखे इन्होंने। ये देखो, आप समझ लो 30 दिन घूमने के लिए जापान, मुझे 14 लाख रुपए तो इसकी शिपिंग के लिए देने पड़ते। चलो जी, अपने टोक्यो के इस पिद्दू से रूम को चेकआउट करने का टाइम आ गया है। मतलब लिटरली जरा सही था, देखना बेड भी ऐसा 2 लोग तो सो ही ना पाए। चलो ठीक है, फिर भी ये बाकी स्टडी टेबल टाइप का था, खाना वाना खा लो, केटल थी, सामान पूरा था, फ्रिज दे रखा है और ड्रायर वगैरह है पूरा। छोटी सी खिड़की है भाई यहाँ पे, ना के बराबर ही है। एसी लग रहा था, एक टीवी है, वो एग्जिट का दरवाज़ा, मतलब घुसते ही ख़त्म हो गया समझ लो पूरा कमरा। और ये बाथरूम था, टॉयलेट सीट वगैरह इलेक्ट्रिक जैसे कि मैंने बताई थी, पूरी ऑटोमेटिक, छोटू सा बाथटब और ये शावर एरिया। हेलो जी, बाकी चेकआउट टाइमिंग है 10 बजे, तो फटाफट निकलना है और जूते बस यहीं तक अलाउड थे, इसके आगे आप जूते नहीं ले जा सकते। फटाफट नीचे जाता हूँ भाई, 10 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। चेकआउट प्रोसीजर करता हूँ। स्टाफ यहाँ होता नहीं है कुछ भी, सारा कंप्यूटर टैबलेट लगे हुए हैं, उसी में करना। सामान भाई सारा चेक कर ही लिया, क्योंकि एक बार अब ये दरवाज़ा बंद हो गया, उसके बाद जो कोड मिला था ना उससे खुलेगा नहीं अब ये, क्योंकि चेकआउट टाइम हो चुका ना मेरा ऑलरेडी, तो कोड एक्सपायर हो जाता है ऑटोमेटिक। अब ये रूम तो भाई पिद्दू सा था, लेकिन इसके लिए मैंने पे करे थे 19,000 रुपीज़ 3 नाइट के, यानी पर डे 63 या 6400 रुपीज़, जो बहुत ज़्यादा होता है। पर ठीक है भाई, ये सबसे सस्ता ऑप्शन मिल रहा था मुझे आसाकूसा में। इससे कम फिर सारे हॉस्टल वाले बंक बेड ही थे, पर वहाँ समस्या थी थोड़ी सी, तो मैंने इसलिए रूम ही ले लिया। अभी हो रही है यहाँ पे बारिश, है देखो, बारिश में कैसे जाऊँगा। टैक्सी का ही ऑप्शन है और टैक्सी बहुत महंगी होती है, जो मैं करना नहीं चाहता। खैर एक बार नीचे चले, पहले फटाफट से चेकआउट कर लूँ, पता चले यहाँ पे चार्जेस वार्जेस लगा देते हो, समझ रहे हो ना। यहाँ ऑलमोस्ट लिफ्ट में ना भाई डबल बटन होते हैं, जैसे ऊपर नीचे का एक सेट तो ये रहा, एक सेट अलग से बना होगा, और ये स्पेशली बना है उन लोगों के लिए जो व्हील चेयर पे है, क्योंकि अब उनका हाथ ज़्यादा ऊंचा जा नहीं पाता, तो इसलिए वो नीचे से ही प्रेस कर सके। देख रहे हो कितना भाई, मतलब हैंडीकैप लोगों के लिए तो बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पे जापान। शायद से जब से वो न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई है यहाँ पे, तब से हैंडीकैप के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे यहाँ पे, इसलिए इन्होंने ये चीज़ करी है। तो ये यहाँ का रिसेप्शन है, देखो क्यूट क्यूट से ऐसे पांडा से रखे हुए हैं, और कोई भी स्टाफ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, सिर्फ टैबलेट है, तो टैबलेट पे ही आपको जो है वो चेकआउट करना है, इंग्लिश करके चेकआउट। रिजर्वेशन नंबर डालना, रिजर्वेशन नंबर तो मेरा फ़ोन में ही है सच, बंद करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग। तो जी हो भी गया चेकआउट कंप्लीट, 1 सेकंड का काम था। बाकी लगेज आप यहीं पे छोड़ सकते हो, जैसे लोगों ने देखो छोड़ रखा है। और ये पता नहीं क्या कमरा सा बना हुआ है, वाईफाई बाकी यहाँ पे भी है, आप कनेक्शन करके अपना यूज़ कर सकते हो इस एरिया में। और वॉशरूम भी बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, देखो ये वॉशरूम है भाई। तो अब नीचे ही वेट करना पड़ेगा मुझे जब तक बारिश रुक नहीं जाती, बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि आज भाई मुझे अपनी यहाँ पे गाड़ी पिक करनी है। जी हाँ, जो रोड ट्रिप की मैं पूरी बात बता रहा था जापान में, वो बेसिकली आज से ही शुरू हो रही है, और अगले 11 दिनों के लिए मैंने एक गाड़ी यहाँ पे रेंट पे ली है, जिससे मैं काफ़ी जो मेजर सिटीज़ है ना जापान की, वो कवर करूँगा सारी। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी जापान की कैपिटल टोक्यो में, एंड आप देख रहे हो इंडिया टू जापान रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। और ये रोड ट्रिप करने के लिए जो गाड़ी है मुझे मिलेगी नरीटा एयरपोर्ट से, जो कि यहाँ टोक्यो का एक एयरपोर्ट है, 2 एयरपोर्ट है वैसे, एक हैनिडा एक नरीटा। तो नरीटा एयरपोर्ट मुझे जाना है यहाँ से 65 किलोमीटर दूर, और वहाँ से गाड़ी मिलेगी फिर अपने को। अगर मैं सिटी सेंटर से ले रहा था ना, वही सेम गाड़ी मुझे ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे मिल रही थी 11 दिन के लिए, और सिटी वहाँ से एयरपोर्ट से मिल रही थी कम में। तो एयरपोर्ट से ही पिक है और एयरपोर्ट पे ही ड्रॉप करनी है 11 दिन के बाद। कितने की क्या है वो सब वहीं पहुँच के बताऊँगा। अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट पहुँचने के 2-3 ऑप्शन है, या तो मैं टैक्सी ले सकता हूँ, टैक्सी ले रही है 16,000 इंडियन रुपीज़ यहाँ से एयरपोर्ट, बहुत महंगा है, नो मैं नहीं लेने वाला। मतलब 16,000 से कम में तो मेरे को गाड़ी मिल गई 11 दिन की, सोचो मैं एक दिन की टैक्सी को क्यों दूंगा। और इसके अलावा फिर वही स्काई एक्सेस जो ट्रेन जाती है, वो भी 1.5 घंटे में पहुंचा देगी यहाँ से, 1.5 घंटा या 1.25 घंटा, और उसमें लगेंगे 600-700 रुपये। तो उसी में ही जाना है मुझे, बट यहाँ से जो ट्रेन स्टेशन है वो है 1.5 किलोमीटर दूर।
और पैदल जा नहीं सकता, टैक्सी बुलाऊंगा तो 2-2,500 रुपये लग जाएंगे 1.5 किलोमीटर के ही। तो इसलिए बारिश रुकने का वेट करते हैं, अगर रुक गई 20-25 मिनट में तो पैदल जाऊंगा, वरना फिर एंड में टैक्सी कर ही लूँगा। कोई ऑप्शन है नहीं भाई, क्या करे, टाइम वेस्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी जो मिलनी है अपने को 11:30 बजे मिलनी है, अभी 10:15 हुआ है, तो है थोड़ा बहुत टाइम। ठीक है यार, आधे घंटे से ऊपर हो गया और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखो आए जा रही है। वैसे तो ना जापान में चोरी वोरी होती नहीं है ज़्यादा, मतलब यहाँ के लोग काफ़ी सही है इन मामलों में, लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं। बट जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं जापान में भाई, उन पर ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता ना। तो मैं ये सोच रहा था कि यार अपने दोनों बड़े लगेज को यहीं छोड़ जाऊँ रिसेप्शन एरिया पे, और मैं चला जाऊँ वहाँ पे गाड़ी लेने, और गाड़ी लेके यहाँ आ जाऊँगा, फिर लगेज डाल के निकल जाऊँगा आगे, क्योंकि मुझे आज माउंट फूजी जाना है, तो रास्ता यही है, टोक्यो होते हुए ही जाना है। तो मैंने कहा 2-2 सूटकेस ट्रेन में ढो के वहाँ तक ले जाऊँगा, क्या फ़ायदा जब आना यहीं है। तो अब मैं सोच कर रहा हूँ कि यार यहीं पर छोड़ जाऊँ अपने दोनों बैग। कैमरे तो लगे हुए हैं यार यहाँ पे, बट वो ये सेफ़ है कि नहीं पता नहीं, दिक्कत ना हो जाए। 2 सूटकेस देखो वहाँ भी पड़े हुए हैं, वो भी मैं छोटे वाले में लैपटॉप है, ये थोड़ा सा रिस्की है, बड़े वाले में तो कपड़े ही है, चोरी हो भी गया तो दिक्कत नहीं इतनी बड़ी। कुछ सोचता हूँ क्या करना है भाई, और रुके बारिश, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेन स्टेशन या मेट्रो स्टेशन है ना जिससे मुझे जाना है, वो सिर्फ 300 मीटर है, तो हार्डली 4 मिनट का है, बट 4 मिनट में मैं भीग जाऊँगा। छाता तो है मेरे पास, अगर मैं सूटकेस दोनों यहीं छोड़ जाऊँ तो मैं छाता लेके अभी जा सकता हूँ। सूटकेस ले जाऊंगा तो फिर सूटकेस के पहिए भी गीले होंगे, सूटकेस भी भीग जाएगा, कितनी चीज़ों को बचाऊंगा छाते से, है ना। तो भाई फाइनल डिसीजन यही है कि बैग्स को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ दोनों को ही, और छाता निकाल लिया, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही है और ज़्यादा देर तक मैं रह नहीं सकता। पता चले वो मेरी गाड़ी की बुकिंग ही कैंसिल कर देगी, आया ही नहीं बंदा। वैसे तो खैर मेरी उनसे बात चल रही है व्हाट्सएप पे, तो होपफुली दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 12 बजे टाइम था पिकअप का, और मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं 12:30 से 1 के बीच में आऊँगा। कह रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एयरपोर्ट पहुँचने से 15 मिनट पहले कॉल कर देना हमें। मैंने कहा ठीक है जी। चलो जी, छाता खोलते अपना छोटू सा, यहीं से लिया था मैंने ये जापान से। ठीक है चलो, काम चल जाएगा भाई इसी से ना। चलो भाई फाइनली पहुँच गया हूँ स्टेशन। अच्छा हुआ मैंने ये खरीद लिया था छाता, वरना आज तो बुरी तरह भीगते हुए आना पड़ता। एयरपोर्ट से ना भाई काफ़ी सारी ट्रेन जाती है, बट आपको गूगल मैप पे देखना होगा आपके लिए बेस्ट कौन सी, क्योंकि कुछ ट्रेन में क्या है ना, आपको अगले स्टेशन पे या 2-3 स्टेशन बाद उतर के चेंज करनी पड़ती है ट्रेन। बट अभी ये जो 11:50 पे मेट्रो या ट्रेन आने वाली है ना, ये डायरेक्ट नरीटा एयरपोर्ट ले जाएगी, बीच में कोई भी ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो अपना 1 घंटा बैठे रहो आराम से और सीधा एयरपोर्ट पे उतरो। वरना जो इससे पहले अभी ट्रेन गई है ना 10 मिनट पहले, उसमें क्या था 2 बार चेंज करनी पड़ती मुझे उतर के। होता तो सेम स्टेशन पे, पर ट्रेन चेंज करनी पड़ती, तो थोड़ा मतलब हसल ही रहता है वो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैंने ये वाली ट्रेन चूज़ करी, भले ही 10 मिनट बाद जाऊँगा, बट एक ही बार बैठ जाऊँगा सीट पे और सीधा मुझे नरीटा एयरपोर्ट छोड़े। तो ये ट्रेन है देखो, जो 11:50 पे आने वाली है, KS42 करके। तो देखो जब ट्रेन आने वाली होती है ना, इस तरह की लाइटें जल जाती है ऑरेंज कलर की ना, यहाँ पे जो बैरिकेड लगे होते हैं, इससे पता चल जाता है ट्रेन आने वाली है। और अनाउंसमेंट तो साथ साथ होती है, बाकी प्रोटेक्शन डबल है। ट्रेन का तो दरवाज़ा हो गई, और साथ में इन वाले बैरिकेड का भी दरवाज़ा, तो जब ट्रेन आती है तभी ये खुलते हैं। तो ये सही रहता है सेफ्टी के लिए ना, कोई पटरी पे कूद नहीं सकता या जान नहीं दे सकता उस तरह से देखा जाए तो। और स्टाफ तो भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यहाँ पे, किसी से भी पूछ लो कुछ भी, आ गई ट्रेन। चलो भाई बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया, और मैंने कार रेंटल कंपनी को भी मैसेज कर दिया है 15 मिनट पहले ही कि मैं पहुंचने वाला हूँ, और उन्होंने गाड़ी का नंबर भेज दिया जो मुझे पिक करने आई है अभी, क्योंकि एयरपोर्ट से नहीं पिकअप मिलेगा, मतलब गाड़ी मिलेगी एयरपोर्ट से कुछ 15 मिनट दूर, वो मेरे को लेकर जाएंगे अपनी गाड़ी में, और वहाँ गाड़ी मिलेगी फिर। तो चलो फटाफट से गाड़ी ढूंढते हैं बाहर और उसमें बैठते हैं। टिकट का वही सेम सीन, डाली इधर से नहीं निकलेगी, और हम एग्जिट कर चुके हैं। लेट्स गो। अबे यार फिर बारिश शुरू हो गई, तो 3rd फ्लोर पे बुलाया था इन्होंने। 2454 है गाड़ी का नंबर। कौन सी है देखना पड़ेगा। खड़ी तो हुई है काफ़ी सारी गाड़ियाँ, अब इनमें से कौन सी है पता नहीं। बारिश फिर तेज शुरू हो गई यार। मिल गई भाई, मिल गई। ये है 2454 रेड वाली है भाई। ये तो देखो काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। तो भाई ये पहुंच गए हैं, यहाँ से अपने को गाड़ी मिलेगी, और एक और ये ग्रुप है, इनकी भी गाड़ी है। मैं तो अकेले ही हूँ भाई, गाड़ी पिक करके सीधा होटल के वहाँ लगेज लेने जाना है। या नो लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो या तो होपफुली अपने दोनों बैग वहीं पे पड़े हो, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लैपटॉप सब कुछ उसी में है। अब रिस्क लेके मैं छोड़ तो आया हूँ वहाँ पे, लेट्स सी बाकी आज पता चलेगा। सुना तो बहुत है जापान में कि चोरी वोरी होती नहीं है कभी, होपफुली मेरे साथ ना हो तो अच्छा है। बारिश पता नहीं भाई रुकने का क्यों नाम नहीं ले रही। और जापानीज़ कल्चर में ना ज़्यादातर भाई जूते जो है वो भारी उतार के जाए जाते हैं, चाहे आप घर देख लो, चाहे कोई ऐसा
जो ट्रेडिशनल जापानीज रेस्टोरेंट वगैरह होगा वहाँ पे भी जूते वूते उतार के जाने पड़ते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होगा जो 1 साल का बनता है इंडिया में, ये वाला वाइट सा जो आप बुक देख रहे हो ना, तो ये हो गई है। और इसके अलावा जो आपका इंडिया का ओरिजिनल लाइसेंस है वो भी आपको लाना पड़ेगा, सब कुछ फिजिकल फॉर्म में। श्रीलंका में भी यही रूल था वैसे तो कि आपको फिजिकली लाना है, बट वहाँ पे मेरे पास फिजिकल था नहीं इंटरनेशनल, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी थी फ़ोन में, बट उन्होंने दे दी थी गाड़ी। यहाँ पे नहीं देंगे अगर आप अपना फिजिकल नहीं दिखाओगे, ये तो फिजिकल दिखाना ज़रूरी है भाई। So, Japanese rule. ओके Stop line. ओके This one, you stop. लाइक दिस सिंबल राइट, Yes, this is one and this red one. स्टॉप ओके, Yes. सो वी हैव टू स्टॉप देयर एंड देन लुक लेफ्ट एंड Yes, you can stop हाँ and go. ओके ठीक है। And this one is red one, liquid. रेड वन Liquid. You gas this one. ओके, सो आई हैव टू फिल दिस रेड वन। Yes. ओके, दिस इज पेट्रोल राइट, पेट्रोल गैस। Petrol gas. Yes. ओके, तो यहाँ पेट्रोल को वही गैसोलीन बोलते हैं भाई, Gasoline. गैसोलीन या Liquid. ओके And this one no parking. This one. Maybe this one and buses. This one no parking. ओके, स्ट्रीट के और गली Yeah. रोड पे कहीं पे पार्किंग नहीं Yes. करनी, ठीक है। This one you go to place. Don't hotel. डोंट लीव योर ड्राइविंग लाइसेंस होटल, ओके या तो अपने साथ रखना लाइसेंस भाई, Maybe police. पुलिस या police. ओके Don't smoke in the. या आई डोंट स्मोक And this one no parking. नो पार्किंग Yeah, this one. ओके I think English. ओ या 您停1天收1个月的钱，这个标准。No 3 days. 3 days. You park for 1 day and pay a monthly एंड व्हाट्स द मंथली पार्किंग फीस, हाउ मच इट विल बी, One more. 1 मंथ या तो ये कह रहे हैं अगर इन एरिया में हमने पार्किंग करी ना तो एक दिन की पार्किंग के भी पूरे 1 महीने के चार्जेस लग जाएंगे। It's likely around 60,000 ओ भाई, 60,000. इंडिया के No parking. 40,000 रुपए। सो Only P. Okay. Only P. ओके या सो ये पी जो ग्रीन वाला है सिर्फ यहीं पार्क कर सकते हैं। This month. ओके, तो इन्होंने कुछ रूल्स वूल समझा दिए भाई। गाड़ी अपनी जस्ट यही खड़ी है, खिड़की के बाहर जो आप देख रहे हो यही वाली गाड़ी है। ये है भाई अपनी गाड़ी 2573 जिसमें मैं अगले कुछ दिन जापान रोड ट्रिप करने वाला हूँ। टोयोटा की तरफ से आती है ये और हाइब्रिड गाड़ी है, मतलब पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक थोड़ा सा मिक्सचर होता है। और गाड़ी का नाम है 2 मिनट्स, गाड़ी का नाम है प्रियस। मैंने तो यारिस बुक करी थी बट इनके पास शायद यही अवेलेबल होएगी तो इन्होंने ये दे दिया। Toyota Prius. ओके gasです。ओके, आई विल टेक द पिक्चर्स। And this is car. 運転中カードが挿入されています。ओ ओके, सो आई डोंट हैव टू रिमूव। Yes, don't move it. ओके, ये मैं समझाऊंगा अभी क्या है। व्हाट इज दिस? Like hand brake. हैंड ब्रेक, ओ यहाँ पे हैंड ब्रेक। You want to go up. You want to parking? हाँ ओके ओके Okay. या तो ऑटोमेटिक गाड़ी है बट हैंड ब्रेक वहाँ है भाई, पहली बार देखा मैंने। थोड़े बहुत स्क्रैचेस है भाई पीछे, दिस वन ऑल्सो राइट। तो एक बार सारे तरफ से ना अच्छे से फोटो और वीडियो ले लेता हूँ क्योंकि जब आप गाड़ी लौटाओगे ना तो उस टाइम पे सेम कंडीशन में होनी चाहिए गाड़ी। अगर कुछ भी स्क्रैचेस वैचेस है तो वो फिर चार्ज कर लेंगे, इसलिए अच्छा है कि पहले ही आप वीडियो ले लो लेने के टाइम। जैसे ये देखो आगे बम्पर पे ये स्क्रैचेस है, ये स्क्रैचेस है, ठीक है। फ्रंट में बाकी तो सही लग रहा है मुझे, इस तरफ भी सही लग रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये हल्का सा देखो शीशे में जो है थोड़ा सा स्क्रैचेस है और इसके अलावा हल्का सा यहाँ पे डेंट है, ये रहा ब्लैक कलर का पेंट उखड़ा हुआ है। और पीछे हाँ या रेड ओके। तो ये देखो रेगुलर गैसोलीन डालना है, मतलब पेट्रोल डालना है इसमें। और पीछे से मैंने दिखाई दिया ये है और थोड़ा सा ये है। तो बाहर से तो भाई ऑलमोस्ट सही है गाड़ी में, तो छोटे मोटे से चीज़ है। या इट्स गुड या Thank you. थैंक यू। वेयर इज द की? In the height. इनसाइड ओके। सीटें वीटें भी सही है भाई, पुरानी है गाड़ी तो थोड़ी सी ना बट ठीक है। हाँ ओके, सो ये रिवाइज की चाबी। या थैंक यू। Thank you. I need you saying. ओके Thank you. It's finished. ओके थैंक यू। तो गाड़ी मिल गई अपने को भाई, चारों विंडोज इसमें आपको वही मिलती है ऑटोमेटिक टाइप की। पुरानी गाड़ी है जैसे कि मैंने बताया। ये नेविगेशन होपफुली भाई इंग्लिश में हो, नहीं होगा तो फिर कोई नहीं, फ़ोन में ही लगा के चलना पड़ेगा। यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह का है, ट्रिप का है, क्रूज़ कंट्रोल इसमें मिलेगा नहीं, मुझे पता ही था। और ये है छोटू सा इसका गियर नोब है, मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी है क्योंकि पावर मोड है, इको मोड है और ईवी मोड है। पार्किंग की लाइट यहाँ से, अच्छा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ये हैज़ार्ड यहाँ से चलेगा। और ये एसी के कंट्रोल हो गए, छोटी सी स्क्रीन हो गई, ये
शायद से टाइम वाइम का होगा, आवर मिनट, और ये है ना। और पुश स्टार्ट बटन इधर है गाड़ी स्टार्ट करने का, ये बटन पता नहीं। हाँ तो मैं एक चीज़ जो बता रहा था आपको, तो यहाँ पे ना बेसिकली ये ETC कार्ड होता है और ये ETC डिवाइस लगा हुआ है इसमें। तो ये दोनों मैंने अलग से रेंट करे हैं। इनका मुझे पे करना पड़ा है 800 यानी इंडिया के 500 रुपये। तो बेसिकली अब जितने भी टोल टैक्स आएंगे ना, वहाँ पे मुझे कहीं पे भी कैश पे करने की जरूरत नहीं है। अपने आप जो है मैं ETC वाली लेन बनी होगी उसमें से गाड़ी को निकालूंगा, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग होता है ना, बट फास्ट टैग में क्या होता है, आपको पैसे पहले जमा करके रखने पड़ते हैं और वो कटते जाते हैं। बस ETC कार्ड में क्या है कि आप एक तरह से एक क्रेडिट कार्ड है समझ लो, कि मैं टोल टैक्स में से निकलूंगा और ये अपने आप पैसे जो है वो जमा होते जाएंगे और एंड में जब मैं गाड़ी रिटर्न करूंगा उस टाइम पे एक टोटल अमाउंट बन के आएगा, मुझे वो यहाँ पे आके पे कर देना है। तो इन शॉर्ट अभी एडवांस में टोल टैक्स नहीं पे करना, ना कैश में ना कार्ड से, किसी भी तरह से। पूरा रेंटल पीरियड खत्म होने के बाद तब देना है, जो कि सही है। इसके अलावा एक भाई इन्होंने मोबाइल होल्डर दे रखा है यहाँ पे फ़ोन वोन लगाने का। IRVM जो है वो मैनुअल वाला है। सनरूफ कोई नहीं मिलती, लाइटें मिल जाएगी, सनग्लास होल्डर है, यहाँ अपना सनग्लास रख लूँगा। बाकी ये भाई शीशे वीशे है लाइट के साथ में, बस इतना ही है। और ये क्या है, हाँ ये थोड़ा सा स्पेस दे रखा है यहाँ पे। ये रहा डैशबोर्ड और इसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे गाड़ी के, अगर पुलिस रोकती है तो वो दिखाने हैं। इन्होंने समझाया ही नहीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ भी, यार छोड़ो मुझे क्या करना। और ये जो आपको रेड सी ट्यूब सी दिख रही है भाई, ये ना अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये निकाल के आपको गाड़ी के पीछे रखना होता है। इसमें से शायद कुछ लाइट या लेजर टाइप की निकलती है कि पीछे आने वालों को पता चल जाए कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है, समझ रहे हो। बाकी सेकंड सीट मुझे किस काम की नहीं है, मतलब खाली है और डिक्की में मेरा लगेज आ ही जाएगा। तो ये गाड़ी है भाई ओवरऑल देखा जाए, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है, ये हार्ड टच है, ये पूरा सॉफ्ट टच है। अब एक बार मैं मीटर की और वीडियो और फोटो ले लेता हूँ, कितने किलोमीटर चली है स्टार्ट। अरे यार इसकी स्क्रीन नहीं है यहाँ पे ना, अरे मैंने तो अभी ध्यान दिया भाई, यहाँ पे ओडोमीटर वगैरह तो है ही नहीं कोई भी स्पीड का। तो पहले स्टार्ट करते हैं। लो भाई वहाँ पे है सब कुछ देखो। तो गाड़ी अभी जो है वो कितनी चल चुकी है, कहाँ आ रहा है लिखा हुआ, लिखा ही नहीं है भाई कहीं पे भी। ये तो पोपट हो गया, ये तो पूरा जापानीज में है देखो, इंग्लिश लैंग्वेज है ही नहीं। अब क्या करूं, अब ये फ़ोन वोन कैसे कनेक्ट करना सीखूंगा। ऐसी श्रीलंका में भी टोयोटा की गाड़ी ली थी, सब कुछ जापानीज़ में था भाई, कैसे मत्था मार मार के मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट किया था गाने सुनने के लिए। अब इसमें भी वही करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने बताया था कि जो इसकी हैंड ब्रेक है वो नीचे है देखो, तो अभी नीचे पुश हो रखी है, इसका मतलब हैंड ब्रेक लगी हुई है। अब मैं जैसे इसको दबा के ऊपर कर दूंगा, हैंड ब्रेक हट चुकी है, अब जो है वो गाड़ी आगे चल सकती है जब मैं रेस दूंगा। तो ये पार्किंग की लाइट क्यों है ये नहीं समझ आ रहा। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या जो भी है थोड़ा चला के ही पता चलेगा, है ना। और एक फ़ायदा है कि जापान में जो रूल्स है वो रोड वाले रूल्स इंडिया जैसे ही है, मतलब आपको उधर जाना है तो लेफ्ट लेन में, इधर आना है तो राइट लेन में, और स्टीयरिंग व्हील भी इंडिया की गाड़ियों की तरह ही राइट साइड में है, तो अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। विंडशील्ड करते हैं साफ़, लेफ्ट में है क्योंकि वाइपर का, राइट में है इंडिकेटर का, और यहाँ पे ORVM एडजस्टमेंट का है, जो एडजस्ट हो ही रखे हैं, थोड़े से चेंज करना पड़ेगा मुझे। बाकी भाई अभी यहाँ से होटल तक मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स वगैरह रोड वगैरह देख के चलानी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी मैं चालान वालान कटवा लूँ, क्योंकि भाई मोटा चालान लगता है। अच्छा इन्होंने भाई कुछ भी ना सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करवाया, जैसे ज़्यादातर कंट्रीज़ में 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, बट इन्होंने कुछ नहीं करवाया। तो पता नहीं ये मतलब चालान वालान जब आते हैं वो हाथों हाथ आ जाते हैं, कुछ दिन बाद आते हैं, जैसे कुछ कंट्रीज़ में 10-15 दिन बाद पता चलता है, तो वो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काट लेते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट ही नहीं लिया, तो काटेंगे कहाँ से। यार जो भी है देखेंगे आके, बार अपने एंड से हम स्पीड लिमिट फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझे पता है सारे साइन बोर्ड इंग्लिश में भी होंगे यहाँ जापानीज़ के साथ साथ, तो सब कुछ फॉलो करते हुए जाएंगे, रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे और पार्किंग वार्किंग का ध्यान रखेंगे जैसे इन्होंने बताया है सब कुछ। फ्यूल बाकी इन्होंने भाई फुल टू फुल दिया है, ये देखो तो फुल दिया है, जब मैं रिटर्न करूँगा मुझे भी फुल करके देना पड़ेगा इनको। चलो जी चले फिर एक फ़ोटो ले लेता हूँ गाड़ी की बाहर। आज जो व्लॉग जाएगा उसमें थंबनेल भी तो लगाना है, क्या बात है, पैसे कहाँ से आएंगे वरना वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो भाई मैंने इनको ही कह दिया, इनको जापानीज़ आती है, ये ही ब्लूटूथ के थ्रू जो है कनेक्ट कर देंगे फ़ोन। अच्छा ब्लूटूथ तो इंग्लिश में लिखा था भाई, क्या बात है। तो ये मेरा सैमसंग कनेक्ट हो जाएगा, गाने वाने तो सुन ही लूँगा रास्ते में, भले ही मैप नहीं चलेगा उसमें, मैप इसी में चला के यहाँ लगा लूँगा फ़ोन, ताकि अपना रास्ते में मैप का दिक्कत ना हो। लो जी कनेक्ट कर रहे हैं। अब जापान में सुनेंगे हम अपने हिंदी गाने, दिच्चिक दिच्चिक। व्हाट्स योर नेम? जो यू आर फ्रॉम जापान? Yes, in China.
ओह चाइना। चाइना। फ़ोन तो कनेक्ट हो गया बट म्यूज़िक मैंने इसमें चला दिया, उसमें नहीं आ रहा शायद वो मोड। हाँ दिस आई गेस, या थैंक यू सो मच। बाय। Bye. चलो भाई गानों का जुगाड़ हो गया। यहाँ से अपना होटल है भाई 64 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा ड्राइव में। ट्रेन में भी 1.25 घंटा ही लगा, देख लो कितनी मस्त ट्रेन है जापान की। इसको लगा देते हैं भाई, अब सही है, आंखों के सामने ही मैप रहेगा ना, बढ़िया से दिखता रहेगा। सीट बेल्ट लगाते हैं जी और गड्डी नू चलाते हैं। स्वागत है जी आपका फाइनली जापानीज रोड ट्रिप पे। लेट्स गो जी, लेट्स गो। गाड़ी जो है टोटल 82,000 चली हुई है और टोयोटा की गाड़ियों के लिए 82,000 भाई कुछ भी नहीं होता देखा जाए तो। चलो भाई ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूँ। यहाँ से 1.6 किलोमीटर रह गया है और काफ़ी हद तक समझ आ गई है मुझे चीज़ें, मतलब ऐसी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ गाड़ी चलाना ना। ठीक है तो यहाँ पे ये जो स्टॉप साइन है, यहाँ बेसिकली एक बार रुकना है और फिर लेफ़्ट राइट देख के तब जाना है। तो ये उन्होंने समझाई थी चीज़। देखो हाईवेज पे चलाना तो बहुत ईजी है, वहाँ तो इतने ज़्यादा साइन बोर्ड होते नहीं है, बस आपको स्पीड लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। सिटी में ही थोड़ा सा है डिफ़िकल्टी वाली चीज़। बस ना मुझे एक ही चीज़ का डाउट है जो कन्फर्म करना है, जैसे जब भी ऑरेंज लाइट होती है ना तो ऑब्वियसली रुकना होता है, आपको पता ही होगा। बट यहाँ पे जब मैंने गो कार्ट रेंट पे ली थी ना, कल नहीं परसों, तो वो गो कार्ट वाली लड़की ने मुझे कहा कि जापान में कोई भी ऑरेंज लाइट पे रुकता नहीं है, मतलब निकालनी होती है। हमें ये सिखाया गया है कि ऑरेंज लाइट पे वेट करना होता है जब ऑरेंज लाइट हो जाए। तो अब वो पता नहीं मज़े में कह रही थी या सही में सच है, एक बार मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी कहीं पता चले मैं ऑरेंज लाइट पे ही भगा लूँ गाड़ी और बाद में दिक्कत हो जाए। अपने राइट में होटल। अब कंफ्यूजन ये हो रही है कि यहाँ गाड़ी 2 मिनट के लिए साइड खड़ी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करूँ, रिस्क लूँ, गली में ही है क्योंकि वैसे तो ना होनी तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम। लेट्स सी, जल्दी जाके सूटकेस ही उठाना है बस, गाड़ी यूँ नहीं रहने देता हूँ। भाई एक दिक्कत हो गई, जो मुझे कोड मिला गया था ना वो एक्सपायर हो गया, अब इससे ये गेट खुल नहीं रहा है। मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा, कॉल कर रहा हूँ इनको। चलो भाई ये लोग आ गए तो ये खोलेंगे अपने पिन से और मेरा सूटकेस जो है वो अंदर ही पड़ा है और मैं ले लूँगा। थैंक यू। शुक्र है भाई, 15 मिनट से वेट कर रहा था बेकार में। होपफुली भाई पड़े हो, दोनों पड़े है भाई, पड़े हैं। लेट्स गो। देखा जापान में चोरी नहीं होती इसका मतलब मज़े आ गए। अभी एक भाई साहब को बुलाया तो था, बड़े अच्छे थे, वो दूर से जा रहे थे हेल्प करने मेरी, आ गए पर वो फ़ोन मिला रहे थे, इनका नंबर ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, ना मेरे फ़ोन से मिल रहा था ना उनके। चलो पहले लगेज रखूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, देखना बंद होने का नाम नहीं ले रही। चलो जी चलो, लगेज आ गया है। हाँ फाइनली, थोड़ा सा भीग गया बट ठीक है कोई नहीं। और गाड़ी मतलब खड़ी कर सकते हैं क्योंकि सामने वाले ने भी देखो वहाँ पे कर रखी है खड़ी, तो अलाउड ही होगा इसका मतलब। तो देखो इस बार ना जापान के लिए मैं अपना ओस्मो पॉकेट लेकर आया हूँ, ये देखो। तो ये मैंने लगा दिया माउंट के थ्रू ऐसे, और इससे वायरलेस माइक कनेक्ट हो जाता है, जो मैंने लगा लिया यहाँ पर। तो ये माइक है मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट और ये माइक है उसके साथ कनेक्ट। अब जब मुझे अपना फेस दिखाना होगा मैं फ़ोन से शूट करूँगा, और जब बाहर के रास्ते दिखाने हैं तो वो अपना चल ही रहा है मस्त। तो इसमें क्या है ना, मुझे हाथ में कैमरा पकड़ के रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से जो है वो डायरेक्ट ऑन हो जाए करेगी रिकॉर्डिंग, बढ़िया है ना। तो ना ही चलान होगा अपना, ना ही सेफ्टी में कोई रिस्क होगा। तो माउंट फीजी के पास जहाँ पे मैंने अपना होटल बुक किया ना, वो है यहाँ से 119 किलोमीटर, 1 घंटा 52 मिनट, मतलब हाईवे होगा तगड़ा ही, तभी 2 घंटे से भी कम दिखा रहा है। और ये जो होटल है ना, ये एक्चुअल में होम स्टे है, और प्रॉपर जो जापानीज घर होते हैं ना भाई, मैंने वो बुक करा है। तो आपको अगली वीडियो जो दिखेगी उसमें मैं प्रॉपर एक जापानीज होम टूर दूंगा आपको, कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे किचन होती है वहाँ की। तो मेरे को भी मजा आएगा देखने में और आपको भी दिखाऊंगा। चलो फोन यहाँ सेट कर देते हैं जी, लेट्स गो। और वैसे मेरे पास इसका ना हेड माउंट भी है, तो कभी कभी मैं हेड माउंट लगा के आपको इस तरह का भी एंगल दिखाऊंगा चलाते हुए गाड़ी, समझ रहे हो, ऐसे फिर टोल आएगा, यूं दिखाऊंगा, तो मज़ा आ जाएगा बड़ा। अभी फ़िलहाल भाई ये टोक्यो के सिटी सेंटर से निकला जाए और थोड़ा हाईवे कैच किया जाए। खाया भी नहीं हुआ यार मैंने तो सुबह से कुछ भी ना। क्यों बज रहा है ये? अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ रुकना है भाई, दोनों तरफ देखना है और फिर निकलना है। भाई यहाँ भी ना जापान में देखो हाईवे पे ही जाम लगे पड़े हैं, शायद बारिश की वजह से हो रहा है। जापान कह रहा हूँ जाम। ये बीच में भाई साहब क्यों रोक के खड़े हो गए थे गाड़ी को भाई साहब वैसे लोग तो ओवरऑल देखा जाए ना पोलाइट है काफ़ी यहाँ के, मतलब काफ़ी प्यार से करते हैं। अगर जैसे वो मेरे को देख रहे हैं ना कि नया ड्राइवर है, कोई बाहर का लग रहा है, तो ऐसे रास्ता दे देते हैं खुद से,
तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक तो फिलहाल। बाकी यार हर देश में कुछ शरारती तत्व तो होते ही है, जापान में भी होंगे पक्का। लेट्स सी अब उनसे मेरा मिलना हो पाएगा या नहीं इस ट्रिप पे। भाई साहब नज़ारे देखना, अभी 60 किलोमीटर बचा हुआ है और प्रॉपर ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ी पे चढ़ चुका हूँ। बादल बिल्कुल मतलब आंखों के सामने आ चुके हैं, ओस भी काफ़ी ज़्यादा जम रही है। एक बार डीफोगर चला दूँ जरा, साफ हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ अब देखो भाई साहब है मस्त ग्रीनरी ग्रीनरी सामने हुए और बादल बिल्कुल रोड के लेवल पे ही चल रहे हैं समझ लो। बट यार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बारिश ना होती ना तो और बढ़िया व्यू दिखता। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यार माउंट फूजी अगर मुझे देखना है ना तो ये बादलों को हटना पड़ेगा, क्योंकि आज हूँ मैं और कल हूँ माउंट फूजी के पास। फीजी कह रहा था, फूजी है। तो अगर ये बादल नहीं हटे भाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ना मुझे नज़ारा दिखेगा अच्छे से ना मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो भगवान जी बस आज और कल और रोक दो बारिश, उसके बाद परसों पूरे दिन बरस जाना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो जो माउंट फूजी है ना, ऐसा कहा जाता है कि आधे साल ही दिखता है, मतलब पूरे 365 दिन है तो मान लो 180-90 दिन ही दिखता है, बाकी टाइम बादलों से ढका ही रहता है वो। तो अब देखते हैं अपनी किस्मत है अच्छी या नहीं है, क्योंकि मैं तो आया भी मेन भाई मतलब जून के टाइम पे हूँ जब बारिशें होती है। तो होपफुली दिख जाए, बट नहीं दिखेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। केवल भाई 53 किलोमीटर रह गया है। पूरी भाई सुबह से लगातार बारिश आ रही है, लगातार रुक ही नहीं रही, मतलब तेज हो रही है भले ही पर स्लो नहीं हो रही। एक तो भाई खाया भी कुछ नहीं हुआ, भूख लग रही है बड़ी तेज। मैंने सोचा रास्ते में कुछ आएगा भाई रुकने का तो रुक लूँगा और आपको भी कुछ डिटेल शेयर करनी है, जैसे कितने की पड़ी है गाड़ी और स्कॉर्पियन को क्यों नहीं लेकर आया मैं, क्योंकि कई लोग पिछले व्लॉग में कह रहे थे कि अनमोल भाई स्कॉर्पियन को धोखा मत दो, आपने उसके साथ बाकी कंट्रीज़ करी है तो ये कंट्री भी जापान भी स्कॉर्पियन से करो। तो उसके पीछे एक बड़ा ही वैलिड रीज़न है, वो मैं दूंगा। पर अब गाड़ी में बैठे बैठे क्या ही बोल रहा हूँ भाई, बोरिंग हो जाएगा। देखता हूँ कहीं जगह मिलती है तो अगर रोकने की ना। तो भाई ये बोर्ड आ तो गया है पार्किंग और रेस्टोरेंट वगैरह का लेफ्ट साइड में। चलो अंदर लगाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बारिश भी हल्की फुल्की अब स्लो हो गई है और सामने भाई बादल ही बादल, मतलब ओए होए खतरनाक ही नज़ारा आ रहा है। चलो जी, पेट्रोल डलवाने की तो ज़रूरत है नहीं, अभी कुछ यूज़ हुआ ही नहीं है। भाई साहब 19 की एवरेज दे रही है गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बस मेरे को तो पार्किंग में लगानी है थोड़ी देर और अपना बातचीत करते हैं। खाने का तो मुझे पता है कुछ मिलेगा नहीं है सच। ये तो ट्रकों की लग रही है पार्किंग है ना, वो आगे है शायद गाड़ियों की। तो भाई यहाँ पार्किंग में भी ध्यान से लगाना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने बताया था कि गलत जगह पे पार्किंग कर दोगे तो बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो ये अब जहाँ पे लोगों ने लगा रखी है ना, यहीं अपन लगा लेते हैं। अच्छी खासी वो है बड़ी जगह, पार्किंग भी देखो कितनी सारी अवेलेबल है। चलो जी चलो, यहाँ पे करते हैं अपनी गाड़ी को पार्क, लेट्स गो। भाई साहब दरवाजा खोलते ही बड़ी चिल्ड सी हवा आई है। यहाँ तो वेदर बहुत ज्यादा ठंडा हुआ पड़ा है, बारिश बस हल्की फुल्की आ ही रही है। बट वो देखो भाई नज़ारे देख रहे हो, कितने बादल ही बादल भाई, बिल्कुल रोड लेवल पे आ गए हैं। माउंट फूजी ना एक्चुअल में एक माउंटेन कह सकते हो आप, बट वोल्केनो है जो आज से कई हजार साल पहले फटा था। और डिटेल में तो मैं कल अच्छे से दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी उसके बारे में। बट उसके अराउंड ना ऐसे 5 लेक्स है, जिसमें से एक लेक है उस वाली टाउन में हम जा रहे हैं। उस टाउन का नाम है फूजी कावागुची, मतलब पढ़ के भी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही, याद तो कैसे ही करूंगा इसको। एंड वहीं पे ही भाई काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है, तो मैं ना सोच रहा हूँ सीधा इंडियन रेस्टोरेंट की लोकेशन लगाता हूँ। भूख लग रही है बहुत तेज, अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा, पेट में ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ और रियल वाली आवाजें सुनाई दे रही है मुझे। यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है इतनी, वैसे भी बारिश में सीधा खींचते हैं। चलो भाई फाइनल पहुंच चुके हैं। अब ये देखो, ये जो ETC लिखा हुआ है ना पर्पल कलर का, तो बेसिकली इस वाले में से गाड़ी निकालनी होती है। और बैरिकेड लगा ही नहीं रखे इन्होंने, देखो
2640 2640 येन। ओ भाई साहब, ज्यादा ही टोल टैक्स हो गया भाई मेरे हिसाब से यार। कुछ तो इनकी ऐप वैप होनी चाहिए थी चेक करने के लिए कि कितना टोल है। पता चले जिस दिन मैं गाड़ी लौटाऊं उस दिन कुछ बन बैठा हो 50-60 हजार येन का बिल, मोटा छोड़ा। क्योंकि आज ये वाला ही 2600 हो गया, इसके पहले भी 1-2 हजार 1200 वाले कटे थे, तो मोटा मोटा देखा जाए 5000 येन तो आज में ही हो गए हैं। ओ भाई बहुत महंगे लग रहे हैं मुझे टोल। देखता हूँ नेट पे रिसर्च करके कि कितने रुपए पर किलोमीटर पड़ देगा अपने को, वरना गाड़ी तो भाई सस्ती मिली है, बताऊंगा अभी कितने की, बट टोल टैक्स में मात खा जाऊंगा मैं। लो भाई, हम जो गांव है या शहर है, जो भी आप कहना चाहो इसको, वहाँ तो पहुँच चुके हैं। और अपना एयरबीएनबी जो है वो यहीं कहीं पे आसपास, बट मैं एयरबीएनबी से पहले भाई खाने ही जा रहा हूँ, मेरे से कंट्रोल सही में नहीं हो पा रहा। अराउंड 1.5 किलोमीटर है यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट वो, तो पेट पूजा करके उसके बाद जो है वो चेक इन करूँगा। वैसे भी चेक इन यहाँ पे भाई 4-4:30 बजे से पहले देते नहीं है शाम को। अभी तो खैर वैसे 6 बज चुके हैं, दे देना चाहिए, बट स्टिल मतलब जल्दी जाके कोई फ़ायदा होता नहीं है यहाँ। तो आराम से खाना खा लेता हूँ फिर ही जाऊँगा चेक इन करने। ये छोटे छोटे शहरों का या गाँव में भी ना अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है जापान में ना। देखोगे रेड लाइट वगैरह हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। अब लेफ्ट मुड़ना है, 750 मीटर पे है वो रेस्टोरेंट। और अभी एक सरदर्दी हो रहा है कि वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जब चलो टोक्यो में तो खैर ज़मीन की ही कमी है बड़ी, इसलिए दिक्कत होती थी। यहाँ तो नहीं होनी चाहिए भाई पार्किंग की दिक्कत। और रेस्टोरेंट खुला हुआ है वैसे, तो उनकी भी अपनी पार्किंग तो होगी ना कोई कहीं पे तो। लेट्स सी भाई, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। हर जगह पे ना स्लो करनी पड़ती है भाई गाड़ी, जहाँ पे भी ये जेब्रा क्रॉसिंग है, आप एकदम से भगाते हुए नहीं ले जा सकते। कोई भी रोड क्रॉस कर रहा हो उसको प्रायोरिटी पहले देनी पड़ती है यहाँ पर, रोड क्रॉस करने वालों को या साइकिलिंग वालों को। ऐसे थोड़ी कि आप गाड़ी में हो तो बस अपनी रोड समझ ली और पैदल वालों को कुछ सोचा ही नहीं, समझ रहे हो ना। अब जैसे यहाँ ये सिंबल आ गया स्टॉप का, तो यहाँ पहले रोकना पड़ेगा मुझे पूरा एक बार, फिर लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा, और अगर क्लियर है तो मुझे चलना है आगे। अगर मैं बिना रोके एकदम से लेफ्ट निकाल लूँगा तो वो रूल के अगेंस्ट है। और यही चीज़ उन्होंने सबसे पहले समझाई थी गाड़ी देने वालों ने, कि जब भी रोड पे ऐसा सिंबल दिखे या साइन का स्टॉप का साइन आए तो आपको गाड़ी को एक बार पूरा स्टॉप करना है और फिर उसके बाद देख के चलानी है आगे। लग तो रहा है भाई सुंदर जगह है, मतलब बड़ी प्यारी सी है, और घर वर भी बड़े सुंदर। यार ऑरेंज है, निकाल लूँ थोड़ा डर सा ही लगता है भाई ऑरेंज में ना, मतलब अपने इंडिया में वही येलो लाइट पे आदत नहीं है ना अपने को, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वो है। ये इस एरिया में ना सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह ही दिख रहे हैं मेरे को। और राइट साइड में है रेस्टोरेंट, तड़का नाम था कुछ, शायद SN तड़का करके, पता नहीं मैं तो खुद भूल गया। देखना पड़ेगा भाई, साइड लगाता हूँ गाड़ी, फिर देखते हैं कहीं मिस हो गया तो फिर आगे घूम के आना पड़ेगा। SN द स्पाइस हट के नाम से है। ये पार्किंग का बोर्ड लगा तो हुआ है, देखूं क्या यहीं लगा दूं पार्किंग, पता नहीं पब्लिक पार्किंग है प्राइवेट है क्या है। पार्किंग फ्री है, फ्री लिखा है भाई। थोड़े से ना यही सिरदर्दी होती है रूल्स वूल समझने की, कि कहाँ पे फ्री है, कहाँ पे अलाउड है, कहाँ नहीं है अलाउड। अब देखो यहाँ इतनी सारी जगह तो दिख रही है, पर पता नहीं लगा दूं क्या भाई। अब देखो यहाँ पे जगह तो है, लगा रहा हूँ रिस्क लेके, कोई बंदा ही नहीं खड़ा हुआ, किससे पूछूं क्या बात करूँ समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पे लगा दिया गाड़ी, और नंबर भी याद रखना पड़ेगा 2573। एंड रेस्टोरेंट जो है वो वहाँ कहीं पे ही दिखा रहा है, पता नहीं यहाँ कहीं पे, एक बार सर्च कर लेता हूँ अच्छे से। और ये देखो भाई कैरावैन भी लगी हुई है यहाँ, तो एक देखो गेट पे तो लिखा था साफ की पार्किंग फ्री है। अब निकलेगा बाद में कुछ पंगा तो पता नहीं, क्योंकि जनरली ना पर्चियाँ लगी होती है, अगर टिकट होंगी ना तो विंडशील्ड के आगे ही लगा के रखते हैं डैशबोर्ड पे, तो किसी भी गाड़ी में दिख तो नहीं रहा। और ये भाई लेक है पूरी की पूरी, यहाँ पे आप बोटिंग वोटिंग भी कर सकते हो, बट आज बारिश की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो कल होपफुली भाई साफ़ रहे। क्योंकि ना तो यहाँ से मुझे अभी माउंट फूजी दिख रहा है कहीं पे भी बादलों की वजह से, और एक्टिविटीज़ भी बंद हुई तो दिक्कत होएगी फिर। भाई गूगल मैप पे तो यही दिखा रहा है बिल्डिंग, बट यहाँ कहीं पे भी नाम क्यों नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो यही होगा मेरे हिसाब से। बाकी ये खड़े हैं, इनसे पूछता हूँ। हाँ यही तो है, हाँ द स्पाइस हट। चलो जी शुक्र है, किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट के पास आते ही भाई अलग सी खुशबू आ जाती है, मज़ा सा आ जाता है। तो ये रहा भाई खुला हुआ है। तो जी ये मेन्यू है यहाँ का, वेज नॉन वेज दोनों ही है। बाकी ये तो थाली है, थाली में वेज में है क्या कुछ, मिक्स वेजिटेबल करी और दाल, बाकी ऊपर वाली चिकन है शायद। और वेज में क्या है, वेज के ऑप्शन कम मिलते हैं भाई हर जगह ना, नॉन वेज के ज़्यादा मिलते हैं। ये मिल गया अपने को बटर पनीर, यही ले लेते हैं, और साथ में रोटी हो जाएगी। एक गिलास तो आ गई भाई मैंगो लस्सी मस्त ठंडी ठंडी। और यहाँ पे प्राइसेस जो है ना वो टोक्यो वाले इंडियन रेस्टोरेंट से तो सस्ते ही है। आप देखोगे बटर पनीर 1500 येन का है, यानी कि
800 900 850 रुपये के आसपास। वहाँ पे 2000 येन का था लगभग। और भी चीज़ें नान वगैरह भी देखे अगर तो यहाँ पे 400 येन का है। वहाँ से सस्ता ही है मतलब ओवरऑल खाना ना। टोक्यो में महंगा ही था सब। लो भाई जल्दी आ गया खाना तो। इतना बड़ा नान है देखना। ओह अच्छा वो एक ही मंगवाया वरना 2 में तो हालत ख़राब हो जाती। और ये पनीर है, ये रेडी रहता होगा शायद इसलिए जल्दी आ गया। एंड चावल बासमती नहीं है भाई, मोटे वाले चावल है। बट ठीक है चलो, खाना मिल रहा है वही बहुत है, खा लेते हैं। चलो भाई खाना पीना खा लिया है। मैं रेकमेंड करूँगा नहीं, इतना ज़्यादा ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट था नहीं, बट ठीक है पेट भर गया। और ये जो पार्किंग है ना, ये है भाई लेक कावागुचिको की पार्किंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और वेदर तो बहुत ही गंदा है, तो माउंट फूजी दिखने के कोई चांसेस नहीं है। होटल वाले भी बता रहे हैं कि 2 दिन से दिख ही नहीं रहा माउंट फूजी बिल्कुल भी, क्योंकि रोज़ बारिश आए जा रही है। अब आज तो दिखना नहीं है, कल का अपने पास दिन है। परसों मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, तो परसों का भी दिन में है टाइम थोड़ा सा। अगर कल पूरे दिन में नहीं दिखता तो परसों ट्राई करेंगे, होपफुली अपनी किस्मत में होगा तो भैया दिख जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि मैंने इस गाड़ी के लिए कितने रुपए पे करे हैं। तो टोटल मैंने भाई 11 दिनों के लिए लिया है। मतलब आज 12 बजे पिकअप था और आज से ठीक 11 दिन बाद 12 बजे वापस से मुझे ड्रॉप करना है एयरपोर्ट में गाड़ी को। और उसके लिए मैंने पे करे हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, US डॉलर में अराउंड भाई 14,000 रुपीज़ की ये गाड़ी मुझे 11 दिनों के लिए मिली है, और वो ETC कार्ड के साथ में। अब सोचो भाई दिन का 1100 रुपये के आसपास बैठेगा, कितनी सस्ती है ना। और ये इसलिए मिल पाई क्योंकि क्लूक पे ना एक ऑफ़र चल रहा था, तो उसकी वजह से सस्ती में मिल गई। मतलब पर डे 1100 रुपये में गाड़ी मिलना किसी देश में बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली जापान जैसे महंगे देश में। मतलब श्रीलंका में भी मुझे आई गेस 2,500 रुपये पर 2,500 भी नहीं 4,000 रुपये पर डे में पड़ी थी। और यहाँ देख लो 1,100 रुपये में रेंट पे ले लिया। और वो भी एम ही नहीं है कोई गाड़ी, फुल्ली ऑटोमेटिक हाइब्रिड टोयोटा प्रियस, और एवरेज भी भाई 19 की दे रही है। मस्त मज़ेदार। बाकी अब जो लोग कह रहे थे कि आपने स्कॉर्पियन को धोखा दे दिया, तो भाई देखो मैं बताता हूँ। जापान ना पूरा एक आइलैंड है, मतलब इसके चारों तरफ आप देखोगे तो समुद्र है, तो कोई भी बाय रोड यहाँ पे आने का तरीका नहीं था। तो एक तरीका बचता है अपनी गाड़ी को यहाँ लाने का, वो था शिपिंग के थ्रू। उसमें भी क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट इंडिया से जापान शिपिंग नहीं हो पा रही थी। पहले मेरे को चाइना जाना पड़ता और चाइना से वहाँ पे शिपिंग होती, या फिर रशिया से जापान में शिपिंग होती। हो सकता है इंडिया से जापान भी शिपिंग होती हो, बट मेरे जो एजेंट थे शिपिंग वाले 2-3 मैंने पता किया, उनके पास नहीं थी फैसिलिटी। और होती भी तो मैं करवाता नहीं। क्यों? क्योंकि भाई शिपिंग का एक तरफ का पड़ता है कंटेनर जो 20 फुट का आता है, 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है एक तरफ का। तो वापस भी गाड़ी भिजवानी पड़ेगी भाई जब ट्रिप हो जाएगी। तो आप समझ लो 30 दिन घूमने के लिए जापान, मुझे 14 लाख रुपए तो इसकी शिपिंग के लिए देने पड़ते, इसकी नहीं मतलब स्कॉर्पियन की। अब आप खुद सोचो 30 दिन के लिए 14 लाख रुपए खर्च करके अपनी स्कॉर्पियन को यहाँ पे लाके वर्थ इट होता है या नहीं होता है, एज कम्पेयर टू ये भाई 1100 रुपये पर डे में मिल गई मुझे गाड़ी। अब देखो गाड़ी कोई भी हो, रोड तो चेंज हो नहीं जाएंगी, रोड तो वही है, नज़ारे तो वही है, घूमने वाली जगह तो सारी वही है, सब कुछ आपको वैसे ही दिखाऊंगा। बस ये है कि अपना इंडियन ब्रांड नहीं है, यहाँ का टोयोटा जापानीज़ ब्रांड है, इतना ही फ़र्क है। बट आप देखो ना भाई 14 लाख रुपये कहाँ और कहाँ। मतलब 30 दिन के लिए भी मैं अगर ये गाड़ी लूँ तो 40,000 में, 14,000 और 14 लाख और 40,000 का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कोई भी समझदार इंसान कभी भी इतनी महंगी शिपिंग करके सिर्फ एक कंट्री घूमने नहीं आएगा। देखो लंदन से शिप करवाना, ऑस्ट्रेलिया से करवाना, मलेशिया से करवाना, वो सब मतलब एक वैलिड चीज़ थी, क्योंकि मैं इतने देश इतने महीनों के लिए घूम के आया, तो फिर 7 लाख रुपए दे भी दिए तो फ़र्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो, इतना कि कंटेंट बन गया, रिकवर हो गए। 30 दिन में 30 वीडियो बनेगी मैक्स टू मैक्स। उन 30 वीडियो से भाई 14 लाख रुपए छोड़ो, हर 5 लाख रुपए भी रिकवर करना महाभारत वाली बात है। तो शिपिंग करना बिल्कुल बेवकूफ़ वाला चीज़ थी। इसलिए आप में से जो भी लोग अगर ये चीज़ कह रहे हैं कि स्कॉर्पियन को धोखा दे दिया, तो जी हाँ भले ही धोखा दे दिया, बट भाई जेब में इतने पैसे थोड़ी है कि 14 लाख रुपए शिपिंग में लगा दूंगा, समझ पा रहे हो। फिर चलो अब ज़रा चलते हैं फटाफट से और अपना चेक इन करते हैं। देख रहे हो कीलेस एंट्री भाई, पास आते ही गाड़ी अनलॉक। सब सामान गाड़ी में ही छोड़ गया था मैं। देखो फ़ोन वोन अपना गोप्रो भी ये लगाया। ये है भाई ये जापान, समझ रहे हो, यहाँ नहीं होती है चोरी वोरी, होती होगी पर बहुत कम होती है, तो थोड़ा रिस्क कम है। और बाहर है ठंड बहुत ज़्यादा, तो जल्दी हीटर चलाते हैं और चलते हैं। भाई गाड़ी में कैमरा भी है, रिवर्स करते ही देखो कैमरा चालू हो गया। हालांकि क्वालिटी बड़ी बेकार है, बट ठीक है, दे रखा है वही काफ़ी है। अपना एयरबीएनबी टोटल 2.5 किलोमीटर है यहाँ से। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई, प्रॉपर ऑथेंटिक जापानीज़ घर में रुकने के लिए। आज रात और कल रात भी। टूर तो आपको कल ही दूंगा, आज मैं एक्सपीरियंस करूंगा पहले अच्छे से ना। आज लगभग भाई मैं 185 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, और मुझे रास्ते में कहीं भी पुलिस नहीं दिखी, मतलब ट्रैफिक पुलिस। और यहाँ सिटी के अंदर में भी ट्रैफिक पुलिस वगैरह नहीं है, कैमरे तो जगह जगह पे लगे हुए हैं, पर ट्रैफिक पुलिस कहीं पे भी नहीं दिखी एक बार भी। और जब भी वो टोल टैक्स आता है ना ETC, तो गाड़ी में ऐसे आवाज़ सी आती है,
मतलब कुछ बोलते हैं जापानीज़ में, इसका मतलब है वो टोल टैक्स कट, मतलब टोल कट गया आपका। मुझे तो सही में टेंशन हो रही है भाई साहब कि एंड वाले दिन पता चलेगा कि कितना टोल कटा है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इतना तो नहीं मज़े ले रहा हूँ। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 50-60 हज़ार येन तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा। तो भाई ये आ गया हूँ मैं प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया यहाँ का, एंड यहीं कहीं पे कोई सा एक घर है जिसमें मैं रुकूंगा। जापानीज़ घर में भाई अभी तक मैंने टीवी में या कार्टून्स वगैरह में देखे थे जापानीज़ घर, आज फाइनली सपना पूरा हो रहा है कि मैं भी रहूँगा वहाँ। और इस एयरबीएनबी में ना यही है शायद से, यही शायद तो यही है। हाँ तो मैं कहता इस एयरबीएनबी में ना पार्किंग भी इंक्लूडेड है फ्री में, तो ये सही है। चलो पार्किंग का नहीं पे करना पड़ेगा। चलो भाई मिल गया घर, शुक्र है। तो जी ये घर है, आप सामने देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे पार्किंग भी है। तो जिन्होंने भी रूम लिया प्राइवेट उनके लिए एक पार्किंग भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है और चेक इन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस कुछ सामान रह गया था गाड़ी में वो लेने आया था। तो सबसे पहले तो भाई एंटर करते ही जैसे कि मैंने बताया जूते उतारने पड़ते हैं, क्योंकि जापानीज़ कल्चर में ट्रेडिशन में घर में बाहर के जूते अलाउड नहीं है। उसके बाद ये देते हैं ना चप्पल पहनने के लिए, तो ये चप्पल पहन के हम चल सकते हैं घर में कहीं भी। रूम मेरा ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, और देखोगे ना आप पूरा भाई वुडन से वो है स्टेयर्स वगैरह, प्रॉपर ऑथेंटिक जापानीज़ घर है। तो अभी तो नहीं, कल दिखाऊंगा दिन में अच्छे से, अभी तो मैं थक गया। थोड़ा सा स्नीक पीक ले लो, ये देखो बस इतना ही दिखाऊंगा, बाकी कल वाले ब्लॉग में देखना। एंड रूम से ही देखो अपनी गाड़ी भी दिख रही है पूरी, और ये बालकनी है, शायद खुलता ही होगा कहीं ना कहीं से, जो भी है मतलब यहाँ से खुल के बालकनी में भी जा सकते हैं। एसी लगा हुआ है जिसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हीटर चलाना पड़ेगा, मतलब एसी में हीटर भी है। और लाइट देखो प्रॉपर ऑथेंटिक वाले वो लैंप्स आते हैं ना, जो ये देखो भाई साहब, हाँ सही। चलो अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं भाई वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो कार रेंटल से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। बाकी मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।